अपन ने थोड़ा सा देख लिया था क्लासेस के बारे में, कैसे आगे पढ़ेंगे, क्या क्या कोर्स था। सिद्धार्थ गुड मॉर्निंग। तो देखो लास्ट क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पेपर नंबर 8 का, और पूरा इंटर के बारे में भी थोड़ा सा बताया था हमने। ये कॉपी में नोट डाउन है सबका। तो इस प्रकार से टॉपिक अपने चलेंगे। ये लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में देख लिया था। आज हमको स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक से, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। तो कॉपी में हेडिंग लिखेंगे सभी लोग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ब्रैकेट में सर्विस कॉस्टिंग। सभी लोग नई हेडिंग लिखेंगे सब लोग। ओम प्रकाश गुड मॉर्निंग। ठीक है, नई हेडिंग लिखो। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लिखो बच्चों। पॉइंट नंबर 1 से लिखना स्टार्ट करिएगा कॉपी में। मोटी सी कॉपी लगानी है भाई आपको। ठीक है, लिखो बच्चों। टॉपिक का नाम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। पॉइंट नंबर 1 से लिखना स्टार्ट करिए। पॉइंट नंबर 1 है बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। म्यूट रखेंगे भाई सब लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर लिखो। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, इन दिस चैप्टर, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए भाई सबकी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस given to customer, given to customer. In this chapter we will learn about how to calculate total cost of service given to customer. तो देखिए बच्चे, हमारे पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में 2 ही प्रकार के सामान की सेल होती, या तो प्रोडक्ट बेचेंगे या सर्विस बेचेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट फिजिकल रूप में और सर्विस इंटेंजिबल रूप में। आजकल एक और चला हुआ है कि दोनों का कॉम्बो चला हुआ है, प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट भी बेचते हैं, घर पहुंचाने की सर्विस भी देते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे सिर्फ अपन सर्विस कॉस्टिंग पढ़ेंगे। अगर जो इंडस्ट्री सिर्फ सर्विस देती है तो वो अपनी टोटल कॉस्ट कस्टमर के ऊपर कैसे अलोकेट करेगी। तो यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट लिखना। नंबर 2, सेल प्राइस ऑफ सर्विस इक्वल टू, सेल प्राइस ऑफ सर्विस इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसी फॉर्मूले पे चलेगी। सेल में टोटल कॉस्ट होगी और प्रॉफिट होगा। पॉइंट नंबर 3 लिखना। पॉइंट नंबर 3, इन आवर CMA एग्जाम, इन आवर CMA एग्जाम we will cover following service sector, following service sector। देखो भाई, वैसे तो सर्विस है ना लाखों प्रकार की है मार्केट में। अपने यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 12-13 सर्विसेज है, उन्हीं के बारे में अपने को पढ़ना है। जैसे अपने पड़ोस के अंदर जो मैकेनिक हैं, जो बाइक की सर्विस करते हैं, कार की सर्विस करते हैं, वो भी तो सेवाएं देते हैं अपनी। हमने कहा उसकी कॉस्टिंग अपन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड बिजनेस की। जो सिस्टमेटिक बिजनेस है उसी की कॉस्टिंग की जाती है। अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस की कोई कॉस्टिंग नहीं होती, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस में खुद ही मालिक है, खुद ही काम करने वाला है। आज कोई काम किया है, कल कोई काम करेगा। तो यहाँ पे अपन कुछ जो स्पेसिफिक है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो एक लिस्ट बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे बच्चों।
कौन कौन से बिजनेस सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ पे कवर हैं। नंबर ए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बच्चों, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में 3 इंडस्ट्री पढ़ेंगे अपन। पहली पढ़ेंगे बस ट्रांसपोर्ट। अच्छा, बस वाले जो किराया लेते हैं, किन किन फैक्टर को ध्यान में रख के किराया लेते हैं? टिकट का प्राइस जो होता है, किस किस फैक्टर को, एक तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, और दूसरा ये भी देखा जाता है कि आदमी डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे जो कॉस्ट यूनिट होगी वो हम देखेंगे कितने पैसेंजर हैं, पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर भी देखेंगे और किलोमीटर भी देखेंगे। 2 चीजों को ध्यान में रख के अपन टिकट का प्राइस डिसाइड करेंगे। तो पैसेंजर, किलोमीटर। दूसरा बच्चों, ये ओला उबर वाले हैं जो टैक्सी देते हैं अपने को, टैक्सी ट्रांसपोर्ट। ये किराया कैसे निकालते हैं, क्या देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं बुकिंग किलोमीटर, कितने किलोमीटर के लिए बुक की गई है। तो यहां बुकिंग किलोमीटर लिख लो। और बुकिंग किलोमीटर का एक नाम और भी है जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाएगा, इफेक्टिव किलोमीटर। इफेक्टिव किलोमीटर। तीसरा ट्रांसपोर्ट के अंदर है बच्चों गुड्स ट्रांसपोर्ट। गुड्स का मतलब पता है क्या तुमको? गुड्स का मतलब होता है अच्छा ट्रांसपोर्ट। गुड्स का मतलब होता है आइटम ऑफ ट्रेड, सामान, ठीक है ना। गुड का मतलब अच्छा होता है, इसके आगे एस लग गया है, ठीक है। जैसे ड्राइंग का मतलब होता है कुछ चित्रकारी करना, और ड्राइंग्स का मतलब बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए चीजों को या पैसे को विड्रॉ करना। तो यहां पे एस लग गया भाई, गुड्स ट्रांसपोर्ट। ट्रक वाले जो किराए हैं बच्चों वो कैसे लेते हैं? एक तो डिस्टेंस देखेंगे कितनी दूर सामान लेके जाना है, दूसरा ये भी देखेंगे क्या कि कितना टन सामान लेके जाना है, टन या किलो। तो बड़ी, क्योंकि ट्रक होता है तो किलो में नहीं मापते वो लोग, किलो को बड़ी मेजरमेंट है टन। तो यहां पे आप लिखेंगे टन भी देखेंगे और किलोमीटर भी देखेंगे। तो टन किलोमीटर, डिस्टेंस वेट। वेरी गुड आर्यन। तो ट्रांसपोर्ट में हम 3 पढ़ेंगे, ठीक है। ओके जनाब। उसके बाद बच्चों एक यहां पे पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन का एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट, हालांकि समुद्र के रास्ते भी ट्रांसपोर्ट होता है। अभी तक अपने सीएमए एग्जाम में ये 3 ही ट्रांसपोर्ट आते थे, लेकिन अभी जो एग्जाम हुआ ना जस्ट अभी 8, 10, 12 दिन पहले, उसमें एयर ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन का किराया भी आया हुआ है। तो एरोप्लेन का किराया कैसे लिया जाता है, कितनी दूर जाना है और कौन सी क्लास लेंगे आप, बिजनेस क्लास लेंगे, स्टैंडर्ड क्लास लेंगे, है ना। तो मैंने कहा है यहाँ पे पैसेंजर भी चेक किए जाएंगे, पैसेंजर भी चेक किए जाएंगे और डिस्टेंस भी चेक किया जाएगा। पैसेंजर एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हाँ जी, होती तो है, पर यहां पे अपन एक ही क्लास के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस और पैसेंजर के बारे में। ऐसे तो बस के अंदर भी होती है प्रीमियम बस, वोल्वो बस, देसी अपनी ट्रांसपोर्ट रोडवेज बस। तो अपन ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि भैया एसी बस का किराया ये लगेगा, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। एक ही पढ़ेंगे अपन बस ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर ही सारी फैसिलिटी अपन उसको देंगे। इसके अंदर बाइफर्केशन नहीं करेंगे, आगे वाली सीटें महंगी, पीछे वाली सीटें सस्ती और पीछे वाली सीटें और सस्ती, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आजकल एक सिस्टम और भी होने लग गया है, आप कई दिन पहले बुक करते हो सस्ती मिलती हैं, आप एट ए टाइम बुक करते हो थोड़ी सी महंगी मिलती हैं। तो हमने कहा वो चीजें अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन सिखाई जाएगी आपको, ठीक है। बी पॉइंट लिखेंगे भाई, ए के बाद लिखेंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट, बी में बच्चों होटल में भी आप लोग कभी ना कभी जाते ही हैं, होटल इंडस्ट्री। खाना खाने तो जाते ही हैं, घूमने फिरने जाते हैं तो भी होटल बुक करते हैं अपन। होटल वाले रूम का किराया कैसे लेते हैं, पर डे भी लेते हैं, है ना। और ये भी देखते हैं कि कितने रूम बुक करे हैं, 1 रूम बुक किया है कि 2 बुक किए हैं कि 3 रूम बुक किए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रूम्स भी देखेंगे कितने बुक किए हैं और कितने दिन,
तो रूम डेज, रूम डेज। सी पॉइंट लिखेंगे, सी पॉइंट लिखेंगे। हॉस्पिटल में भगवान करे ना जाओ भाई, पर हॉस्पिटल वाले भी तो सर्विस ही दे रहे हैं। देखो, एक तो हॉस्पिटल में होता है कि अपन डॉक्टर को दिखा के अपने घर आ गए, एक होता है कि भैया हॉस्पिटल में अपने को एडमिट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एडमिट वाली सर्विस को देखेंगे, सिर्फ डॉक्टर की कंसल्टिंग फीस के बारे में नहीं जानेंगे। हॉस्पिटल वाले ना वो रूम नहीं देखते, वो देखते हैं कि एक रूम में कितने बेड लगे, और ये देखते हैं कि कितने दिन मरीज भर्ती रहा। तो बेड डेज, एक तो देखेंगे कितने बेड बुक रहे, एक देखेंगे कितने बेड कितने दिन तक बुक रहे। इस बेसिस पे बिल बनेगा। डी पॉइंट लिखेंगे। ये बिजली वाले जो हैं, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वाले कैसे किराया, मतलब कैसे बिल आता आपका, यूनिट्स देख के चेक करते हैं मीटर में कितनी यूनिट। बट यूनिट के पहले भी एक चीज और देखते हैं, बिजली को किलो में मापा जाता है कि ग्राम में मापा जाता है कि टन में मापा जाता है। किलो वाट में मापा जाता है। जैसे दूध को लीटर में मापा जाता है, पेट्रोल को लीटर में मापा जाता है, वैसे ही बिजली को मापने का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना, वो है किलोवाट। तो यहां लिखेंगे किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स, है ना। चला लो, वो एफ लिखा हुआ होगा वहां पे, एफ। हाँ जी बच्चे, फिक्स चार्ज मतलब आता है तो वो पढ़ेंगे ना, इसमें इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी पढ़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी पढ़ेंगे। जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे ना पावर की, तो उसमें फिक्स्ड पोर्शन प्लस वेरिएबल पोर्शन दोनों आएगा इसके अंदर। डी के बाद लिखना बच्चों, आप जब छोटे छोटे थे ना, आप और हम, तो अपने को स्कूल बस लेने आती थी एक, याद है क्या तुम लोगों को? टेम्पो आता था तुमको लेने के लिए, ऑटो आता था कि बस में जाते थे? स्कूल बस। अच्छा, स्कूल बस वाले किराया कैसे लेते थे? महीने के बेसिस पे। और वो देखते थे कि भैया स्कूल से 5 किलोमीटर के दायरे में बच्चे हैं तो 200 रुपया महीना लगेगा, स्कूल से 10 किलोमीटर दायरे में है तो 500 रुपया लगेगा। और तो और छुट्टी करते थे उस दिन के पैसे वापस नहीं देते थे वो, और जून के महीने की छुट्टियां होती थी तो भी पैसे वापस नहीं होते थे। तो यहां पे अपन चेक करेंगे बच्चे, पर स्टूडेंट पैसा लेंगे और पर मंथ लेंगे, चाहे वो छुट्टी करे नहीं करे, रोज स्कूल में आए नहीं आए, हम तो उससे पर मंथ पैसा लेंगे, है ना। अच्छा भाई, DEF, फिल्म देखने जरूर गए होंगे आप, सिनेमा टिकट्स। सिनेमा वाले कैसे पैसा लेते हैं भाई? पर सीट पर शो। एक शो दो देखोगे तो एक टिकट, 2 शो देखोगे तो 2 टिकट। तो यहां पे आपने लिखना है पर टिकट, पर शो। एक बार फिल्म देखोगे कि 2 बार देखोगे? हाँ जी बच्चे, आप पर पर्सन भी लिख सकते हो, पर टिकट या पर पर्सन लिख सकते हो, पर पर्सन लिख सकते हो यहाँ, है ना। और इसमें भी वो होती है, पीछे वाली महंगी, बीच वाली थोड़ी सस्ती, आगे वाली थोड़ी और सस्ती, है ना। DF, एफ के बाद लिखो बच्चे लास्ट। एफ के बाद क्या आता है भाई? जी आता है क्या? अच्छा, स्कूल में कभी पिकनिक पे गए हो क्या? पिकनिक पे कैसे पैसा लेते थे आपसे? कहाँ घुमा रहे थे उसके हिसाब से, मतलब पर स्टूडेंट बेसिस पे लेते थे बस। वो छोटा हो, हल्का हो, चाहे भारी हो चाहे हल्का हो, पैसा उतना ही लेते थे उससे। तो मैंने कहा यहाँ पे आपको लिखना है पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट। तो अपने को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतनी ही सेवाएं पढ़नी है। होती तो लाइब्रेरी की सेवा भी, उसके अलावा पानी के द्वारा जो जहाज चलती है वो भी ट्रांसपोर्ट की सर्विस देती। उसके अलावा जो ये मैकेनिक वगैरह हैं, जैसे जो मशीनों का काम करते हैं ठीक कराने का, ये भी AC सर्विसिंग भी एक सर्विस है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो अपनी नौकरी करते हैं वो भी एक सर्विस है। मैंने कहा उन चीजों के बारे में अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सारी इंडस्ट्रीज अपने को पढ़नी, ठीक है।
पॉइंट नंबर 3 के बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4। अच्छा बच्चे एक और लिखना है यार इसमें, GH, H के बाद क्या आता है, I। आजकल एक और हो गया भाई, H होता है क्या। टोल टैक्स पे तो जरूर गए होंगे आप, ये भी तो सेवाएं देते हैं टोल टैक्स वाले, अच्छी सड़क की सेवाएं देते हैं। ये टोल टैक्स वाले पैसा कैसे लेते हैं, पर व्हीकल लेते हैं, पर कार या पर व्हीकल लेते हैं। जो लंबा जाएगा वैसा नहीं होता आजकल। आजकल सिस्टम क्या हो गया है टोल टैक्स का, कि नेशनल NHAI को जानते हैं आप, क्या चीज होती है, देखो थोड़ा सा जानने हो पहले एक बार। एक है अपने फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, ऊपर ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे होती है लोकल अथॉरिटी, उसके नीचे होते हैं ग्राम पंचायत। इसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो हमने कहा जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट पूरे भारत में सड़क बनाएगा। सड़क बनाने के बदले में ये प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि आप 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की सड़क बनाओ, हम आपको 15 साल के लिए टोल टैक्स अलाउ कर देंगे। अब जो NHAI का जो रूल है ना, वो ये है कि हर 60 किलोमीटर पे एक टोल टैक्स होगा। ये NHAI का मापदंड है। हालांकि कई जगह पे ये देखने में आया है कि 60 से कम में भी 2 टोल टैक्स आ जाते हैं, लेकिन अभी भारत सरकार ने और भी बोला है कि आने वाले कुछ समय के अंदर हम ये वाला बिल्कुल 100% अप्लाई कर देंगे कि 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल टैक्स नहीं हो सकते। इसका मतलब आप इस 60 किलोमीटर के दायरे में अगर यात्रा करेंगे तो जितने व्हीकल इस 60 किलोमीटर के दायरे में निकलेंगे सभी को क्या देना पड़ेगा, टोल टैक्स। ऐसा नहीं होगा कि आप 50 किलोमीटर जाएंगे तो आप कहेंगे साहब थोड़ा कम ले लो, आप 40 जाएंगे तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि थोड़ा कम ले लो। वो लगेगा कितना, पूरा 60 किलोमीटर का, चाहे आप उसमें 20 किलोमीटर यात्रा करो, चाहे 5 किलोमीटर यात्रा करो, चाहे 2 किलोमीटर यात्रा करो, टोल टैक्स को आपने क्रॉस कर दिया तो आपको टोल टैक्स पूरा 60 किलोमीटर का देना ही पड़ेगा। इसका मतलब टोल टैक्स वाले ये देखते ही नहीं है कि कितना किलोमीटर जाएगा, क्योंकि उनकी रेंज ही कितनी है, 60 किलोमीटर की, तो वो देखेंगे कितने व्हीकल जाएंगे। इसके अपने मॉड्यूल्स के अंदर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, एक एडिशनल क्वेश्चन अपन करेंगे। अभी जो पिछले बैच में ये वाली बातें नहीं पढ़ाई थी, और लेकिन एग्जाम के अंदर ये बातें पूछी गई हैं। हालांकि ये CA इंटर की बुक्स में तो हैं, लेकिन CMA इंटर की बुक्स में इनका जिक्र तक नहीं है, लेकिन अपन इस बारे में इसको पढ़ के चलेंगे। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सम बेसिक पॉइंट अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमने कहा कुछ बातें जो कॉस्टिंग के हिसाब से सेम है, चाहे इसमें से कोई भी इंडस्ट्री हो, उनको अपन एक साथ पढ़ेंगे, फिर इन इंडस्ट्री को इंडिविजुअल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ कॉमन पॉइंट लिखने आपको कॉपी के अंदर, लिखो बच्चों। हाँ जी बच्चे क्या बोल रहे हो, A पॉइंट लिखो इसके अंदर। A में लिखना टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग will be divided in 3 parts। टोटल कॉस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट, पहला इसमें सब हेडिंग लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स्ड कॉस्ट या स्टैंडिंग चार्जेस। इसके अंदर 2-3 बुलेट पॉइंट लिखेंगे, दिस इज टाइम पीरियड कॉस्ट। एग्जाम्पल लिखेंगे
रेंट ऑफ बिल्डिंग पर मंथ, इंश्योरेंस पर एनम, स्टाफ सैलरी पर मंथ, दूसरी हेडिंग लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे रनिंग कॉस्ट, इसके अंदर लिखेंगे बच्चों दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ सर्विस, एग्जाम्पल फ्यूल पर किलोमीटर, ऑयल, ड्राइवर सैलरी बेस्ड ऑन किलोमीटर, एटसेट्रा। एंड लास्ट बच्चे सेमी वेरिएबल, इसमें लिखेंगे दिस इज मिक्सअप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, एग्जाम्पल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे बेस्ड ऑन किलोमीटर और टाइम विच एवर इज अर्लियर, टायर, ट्यूब, एटसेट्रा। आइए जी इन तीनों बातों को समझते हैं, पहले आराम से लिखिएगा यहां तक। तरीके से लिखना है भाई, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है कि मकोड़े से छाप दो कॉपी में कहीं, बहुत तरीके से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। और फाउंडेशन वाले जो बच्चे पास करके आए हैं अपनी फाउंडेशन की कॉपी किताब बेच मत देना, है ना, कभी तुम सोचो कि अपन अभी व्यापारी बन जाते हैं, वो रखनी है आपको, फाइनल तक रखनी है साथ में, काम आएंगे भाई। मॉड्यूल भी रख लो, रखा रहने दो उसको, है ना, कभी रिजल्ट आए और अगले दिन ही आप उसके खील बुंगड़े कर दो, उसको रखना है भाई साथ में। मेरे इंटर की कॉपियां मेरे पास अब भी पड़ी हुई, है ना, घर से पढ़ के आता हूं मैं रोज सुबह सुबह कि आज क्या पढ़ाना है, हर रोज रात को बहुत पढ़ना पड़ता है, उन्हें भूल जाते हैं ना बार बार में, अब जैसे हर चीज हर बार एक दो चीज नहीं पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी जवानों, तो पहला है भाई फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल, लिख लिया ऑनलाइन वालों? तुम बोल भी सकते हो, तुम चैट भी कर सकते हो, भगवान ने ऐसी मतलब इंसान ने ऐसी खोज कर ली है कि देखो यहाँ बैठे बैठे आपका घर तक आवाज जा रही है मेरी। हर्ष अग्रवाल अनम्यूट किया गोली मार दूंगा यहीं से, सिर्फ बोलेगा तो ही अनम्यूट करना है। ये हर्ष अग्रवाल वही है, अपने वाला है ये, यस सर और नो सर से ज्यादा कभी नहीं बोलता है भाई हर्ष। ओके जनाब, आइए समझते हैं बात को। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा है चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, ऑनलाइन वालों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टोटल कॉस्ट निकालनी है, किस चीज की? सर्विस की। और सर्विस हमारे पास कई सारे सेक्टर है,
हमने कहा टोटल कॉस्ट निकालनी है, और टोटल कॉस्ट में अभी अभी हमने लिखा 3 पार्ट होंगे, पहला फिक्स, दूसरा वेरिएबल और तीसरा सेमी वेरिएबल, है ना। अब मैंने कहा फिक्स्ड कॉस्ट से क्या मतलब है, तो देखो भाई जो हर बैच में जवाब मिलता है ना मेरे को, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होती है ना। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल होती है, ये भी कोई पूछने की बात है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो सेमी वेरिएबल होती है। ये गड़बड़ हो गया भाई, ऐसी जवाब नहीं देना। मैंने कहा फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब वो है जिसका कनेक्शन टाइम के साथ है, मतलब जैसे सैलरी पर मंथ, 1 महीने की 5,000, तो 2 महीने की 10, 3 महीने की 15, 4 महीने की 20, मतलब टाइम के अनुसार बढ़ रहा है, और अगर टाइम कम कर दोगे तो टाइम के अनुसार कम हो जाएगी। जो खर्चा टाइम के अनुसार कम ज्यादा हो उस खर्चे का नाम क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे इंश्योरेंस 1 साल का कराओगे 1 लाख रुपए, 2 साल का कराओगे 2 लाख रुपए, आधे साल का कराओगे 50,000 रुपए, है ना। तो जो टाइम के अनुसार कम और ज्यादा हो जाए वो कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिर हम पढ़ेंगे कि बताओ फिर ट्रांसपोर्ट के केस में कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। मैंने कहा बस को खरीदना, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट होगी, है ना। फिर मैंने कहा होटल के अंदर बिल्डिंग लेंगे, बिल्डिंग किराए पे लेंगे तो बिल्डिंग का जो किराया देंगे वो कौन सी कॉस्ट होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होगी। फिर मैंने कहा हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है हम डॉक्टर को पर मंथ सैलरी बेसिस पे रखें, तो मैंने कहा पर मंथ सैलरी डॉक्टर को देंगे तो वो कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट। इसी प्रकार हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट और कुछ ना कुछ वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी। तो अपन हर इंडस्ट्री के बारे में अलग अलग लिस्ट बनाया करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट का अभी मतलब क्या समझना है, जो किस चीज से कनेक्टेड हो, टाइम। तो देखो एग्जांपल में सब टाइम है ना, सब के आगे पर मंथ या पर एनम या क्वार्टरली या एनुअली कुछ ना कुछ आपको लिखा मिलेगा। फिर मैंने कहा भाई दूसरी कॉस्ट कौन सी होगी, वेरिएबल। वेरिएबल का दूसरा नाम है रनिंग कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जो एक्चुअल काम करने से कनेक्टेड है। जैसे मैंने कहा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो जो बस के अंदर डीजल डलवाओगे कौन सी कॉस्ट होगी, वेरिएबल। ज्यादा किलोमीटर चलोगे ज्यादा डीजल, कम किलोमीटर चलोगे कम डीजल, है ना। उसी प्रकार मैंने कहा टैक्सी के अंदर भी पेट्रोल या डीजल डलता है, ट्रक के अंदर भी डलता है, प्लेन के अंदर भी डलता है। तो मैंने कहा ये जो ऑयल फ्यूल ये जो चीजें हो गई हैं ये कौन सी कॉस्ट हो गई आपकी, वेरिएबल, जो काम करने पे डिपेंड होंगी। काम ज्यादा करोगे खर्चा ज्यादा, काम कम करोगे खर्चा कम, ऐसी कॉस्ट को हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल के केस में दवाइयां जो होंगी वो वेरिएबल होंगी, होटल के केस में खाना वगैरह जो है कस्टमर आएंगे तो ही खाना बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, तो वो कॉस्ट कौन सी होंगी, वेरिएबल। जो कस्टमर से कनेक्टेड है या काम करने से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उन कॉस्ट का नाम क्या है, वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे लिखा फ्यूल, ऑयल, ड्राइवर सैलरी। अगर बेस्ड किसके ऊपर है, किलोमीटर। कई बार ड्राइवर को अपन पैसा है तो मंथली दे सकते हैं, या ऐसे दे सकते हैं कि दिन में 100 किलोमीटर चलाएगा तो 1,000 रुपए सैलरी, 500 किलोमीटर चलाएगा, मतलब किलोमीटर के बेसिस पे अगर सैलरी देंगे तो वो कौन सी सैलरी, कौन सी कॉस्ट मानी जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट मानी जाएगी। ठीक है, ओके। तीसरा हमने लिखा बच्चों सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, सेमी वेरिएबल। तो हमने कहा लिखा ये मिक्सअप है, ये जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आप बाइक या कार या गाड़ी, आप उसका एक सर्विस मैनुअल आता है साथ में, उसमें लिखा रहता है फर्स्ट सर्विस कब करानी है, दूसरी कब करानी है, तीसरी कब करानी, तो उसके ऊपर लिखा रहता है। बाइक के जनरली बाइक पे लिखा रहता है 500 किलोमीटर या 1 मंथ विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। इसी प्रकार गाड़ी पे आता है तो वहां पे 2000 किलोमीटर या 2 महीने विच एवर इज अर्लियर, तो या तो टाइम बेसिस पे या किलोमीटर बेसिस पे। तो मैंने कहा ये तो दोनों बेसिस हो गया, तो दोनों बेसिस हो गया तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई, सेमी वेरिएबल हो गया। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन 99% तो क्वेश्चन ही बता देगा कि ये फिक्स की कैटेगरी में रखनी है कि वेरिएबल की, फिर भी 1% आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टायर ट्यूब होते हैं, देखो वैसे तो ये वेरिएबल होते हैं, ज्यादा चलाओगे ज्यादा टायर घसेगा, लेकिन अगर कार को खड़ी रखोगे तो भी तो टायर एक समय के बाद खराब हो जाएगा। इसका मतलब टायर की एक लाइफ भी है और टायर की एक किलोमीटर चलने की लाइफ भी है, तो जोन सी पहले खत्म होगी आपको टायर उसी समय बदलवाना पड़ेगा, इसलिए टायर ट्यूब के कॉस्ट कौन सी है बच्चे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अब जब हम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे कि हमारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है टोटल कॉस्ट निकालना, तो टोटल कॉस्ट जब हम इस वाले की निकालना चाहेंगे तो हम अपनी इस कॉस्ट को 3 कैटेगरी में बांटेंगे, जो टाइम के अनुसार लगेगी,
जो काम करने के अनुसार लगेगी और जो मिक्सअप होगा दोनों का। इसी प्रकार इसकी जो टोटल कॉस्ट बनाएंगे, सबकी जो टोटल कॉस्ट बनाएंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल कितना है और सेमी वेरिएबल कितना है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए भाई हमारे? 4 हो गए। 5वां पॉइंट लिखो बच्चों, सब बच्चे। हाँ जी, ऑनलाइन पार्टी लिख लिया क्या यहाँ तक? तुम रिप्लाई उप्लाई भी कर दिया करो। इसके अंदर देखो एक चैट बॉक्स है, इंसान ने गजब की खोज कर रखी है। इधर से जैसे मैं हाय लिखता हूं ना, तो देखो आपके स्क्रीन पे हाय आ गया होगा, है ना? और इसमें ब्लू टिक भी नहीं आता, तो वैसे मतलब अपने को हर्ट नहीं होता, इसे इग्नोर मार दिया इसमें, है ना? 5 नंबर पॉइंट लिखो बच्चे, या 5 नंबर नहीं भाई, ए पॉइंट लिख लिया था इसमें, बी पॉइंट लिखो बच्चों। पॉइंट नंबर 4 चल रहा है अभी, 4 में ए पॉइंट हो गया हमारा, 4 के अंदर ही बी पॉइंट लिखो। 4 के अंदर बी पॉइंट काट करके बी पॉइंट लिखना भाई। बी पॉइंट में लिखना डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑफ व्हीकल, डेप्रीशिएशन ऑफ व्हीकल इज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। हम आपसे पूछना चाहते हैं, डेप्रीशिएशन जो खर्चा बोला जाता है वो फिक्स्ड कैटेगरी में आएगा कि वेरिएबल कैटेगरी में आएगा? चेक करते हैं भाई। इसमें आंसर में लिखना केस 1, केस 1। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ड्राइंग आती है आपको थोड़ी बहुत? बस बनाना, ट्रक बनाना आते हैं क्या? तो एक बस बनाओ अच्छी सी। ये बना दी मैंने बस। इस बस में बच्चों 50 सीट हैं और पीछे लिखा है इसके बुरी नजर वाले, तेरा भी भला हो। मुंह काला वाला नहीं भाई, अपन सबका भला करते हैं। ये बस हमने खरीदी बच्चों, कितने रुपए में खरीदी? इसको हमने खरीदा, परचेज किया है 50 लाख रुपए की वोल्वो बस ली भाई, तगड़ी वाली। ठीक है, और मैंने कहा ये इसकी लाइफ, ये बस क्या अनलिमिटेड टाइम के लिए चलेगी क्या? मैंने कहा इसकी लाइफ है बस 10 साल। 10 साल बाद ये बस स्वाहा हो जाएगी, भारत सरकार बोलेगी इसको निकालो अब यहां से। 10 साल बाद एस्टीमेटेड, एस्टीमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप का मतलब है कबाड़ एक तरह का। जब ये 10 साल बाद ये किसी काम की नहीं रहेगी तो लोहे के भाव बिकेगी। तो मैंने कहा एस्टीमेटेड स्क्रैप वैल्यू है बच्चे 2 लाख रुपए, ये लोहा 2 लाख में बिकेगा। तो मुझे निकालना है इस बस का डेप्रीशिएशन, मतलब ये 50 लाख रुपए का खर्चा तो 10 साल का है। मुझे बताओ 1 साल का कितना खर्चा होगा, मतलब 1 साल के हिस्से में कितने कैपिटल कॉस्ट आएगी? तो इसी के नीचे आप लिखेंगे डेप्रीशिएशन इक्वल टू 50 लाख की तो बस लेंगे, लेकिन जब ये इसको यूज करके बेच देंगे तो हमारा मानना है कि 2 लाख में बिक जाएगी। तो इसका मतलब 48 लाख रुपए ही कैश आउटफ्लो होगा 10 साल में, क्योंकि 50 देंगे 10 साल के बाद 2 लाख आ जाएंगे, ऐसा मानना है। और डिवाइड बाय ये कितने साल का खर्चा हो गया भाई? 10 लाख का, 10 साल का हो गया। तो 1 साल का खर्चा कितने का हो गया? कैलकुलेटर है क्या? आर्यन ने दे दिया है, संजय ने भी दे दिया भाई। कितना आएगा रे? 4,80,000। तो यहां लिख दो 4,80,000 के आगे पर एनम लिख दू क्या? 1 साल का आ गया ना 480। अब ये मेरे को बताओ बच्चों, पर एनम अगर कोई खर्चा है, टाइम के अनुसार कोई खर्चा है, तो फिक्स्ड है कि वेरिएबल होगा? फिक्स्ड कॉस्ट होगा। तो यहां पे लिखेंगे डेप्रीशिएशन इज फिक्स्ड कॉस्ट। इस केस में डेप्रीशिएशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट होगी। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए बेटा। हाँ बताइए बताइए फटाफट। अभी कहाँ पे हैं आप?
अभी कहाँ पे? हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे पूछो आप अमूल डेयरी सरस डेयरी पूछो किसी से। हाँ वो अमूल डेयरी के सामने है। हाँ अमूल डेयरी के सामने ही बोर्ड लगा मिल जाएगा आपको, ध्रुव कोचिंग क्लासेस का। यहाँ पे एक सर्कल आएगा, सर्कल से आपको जाना है लेफ्ट। हम्म अमूल डेयरी के सामने बोर्ड लिखा मिल जाएगा आपको, सेकंड फ्लोर पे चले जाना। शॉर्ट एंड करली एक वो है, शॉर्ट एंड करली एक ब्यूटी सैलून है, उसके ऊपर है। ठीक है चले जाओ। हाँ जी बच्चे आगे चलते हैं। तो हमने कहा भैया ये जो खर्चा है ये कौन सा है? फिक्स्ड। क्यों है फिक्स्ड ये? क्योंकि ये किसके बेसिस पे है? टाइम के बेसिस पे। अब केस नंबर बी लिखो, या केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड भाई, हमारे पास ना एक ट्रक है। ट्रक के ऊपर छत बना दे अच्छी सी, है ना। इसके पीछे भी शायरियां होती हैं ट्रक के, पढ़ी कभी आप लोगों ने? अच्छी अच्छी शायरी लिखी रहती है ट्रक के पीछे, पढ़ी है कभी? कभी नहीं पढ़ी ट्रक के पीछे शायरियां? ये ट्रक है बच्चों, इसमें 10 टन वजन आ सकता है, वेट आ सकता है, ऐसा ट्रक है ये। धीरे चल प्यारे, देखा रोहित ने बताया है ना। और भी लिखे रहते सजन तुम कब आओगे टाइप, क्योंकि ट्रक ड्राइवर होते हैं ना जो वो लंबे रूट पे जाते हैं, तो उनके घर वाले उनकी वेट करते रहते हैं, है ना। और उसमें कार्टून टाइप उनकी एक फीमेल एक्ट्रेस की एक फोटो भी होती है पीछे, देखी कभी आपने ट्रकों पे? हाँ मोटिवेशनल होता है सर, है ना। हमारे ट्रकों का काम है भाई, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, कार ट्रांसपोर्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे ट्रक है, तो ये ट्रक के हमने भाई 2 टायर पीछे लगा दिए, डबल टायर वाला ट्रक है ना। एक टायर आगे लगा दिया हमने। हमने बच्चों एक ट्रक परचेज किया है। ट्रक परचेज किया बच्चों हमने 40 लाख रुपए का। बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं करो। ट्रक परचेज किया 40 लाख का बच्चों, इसकी जो लाइफ है ना वो ईयर्स में नहीं है। मैंने कहा ये ट्रक चलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 लाख किलोमीटर, उसके बाद ये ट्रक की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, इतना ही कैपेसिटी इस ट्रक है। फिर मैंने कहा स्क्रैप वैल्यू, जब ये 10 लाख किलोमीटर चला देंगे, स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड, जब कबाड़ के भाव बेचेंगे तो ये बिकेगा बच्चों 5 लाख रुपए में, संभावना है बिक जाएगा। अब मैंने को पूछना है डेप्रीशिएशन, तो आप कैसे निकालेंगे? 40 लाख का ट्रक है, 5 लाख रुपए जब ये बिकेगा तब मिल जाएंगे। 35 लाख रुपए में कितने किलोमीटर चलेगा ये? 10 लाख। जैसे ऊपर वाला 10 साल चल रहा था, ये 10 लाख किलोमीटर चलेगा। तो मेरे को बताओ बच्चों 1 किलोमीटर चलने का डेप्रीशिएशन कितना आ गया? कितना आया? 3.50। इसके आगे पर किलोमीटर लिखना पड़ेगा ना। और मेरे को बताओ ज्यादा किलोमीटर चलाओगे तो डेप्रीशिएशन ज्यादा लगेगा, कम चलाओगे तो कम लगेगा। अब मेरे को बताओ इस केस में ये डेप्रीशिएशन कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? यस और नो? आया क्या समझ में? हाँ भाई सोनी साहब, संजय, रोहित, बनी बात कुछ यहां तक? तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया भाई ये। अगर व्हीकल की लाइफ टाइम में है तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा डेप्रिसिएशन, और अगर व्हीकल की लाइफ किलोमीटर पे है तो डेप्रिसिएशन होगा फिर वेरिएबल। ठीक है डन, एक क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे चलो बच्चों, बी के बाद सी पॉइंट पे चलो। सी पॉइंट, सी पॉइंट पे लिखना व्हाट इज डेली लॉग शीट। क्वेश्चन लिखना सी का, व्हाट इज डेली लॉग शीट। डेली लॉग शीट।
अच्छा, आपने जरूर देखा होगा कभी ना कभी, जो ट्रक ड्राइवर हैं या बस ड्राइवर हैं या टैक्सी ड्राइवर हैं, वो एक छोटी सी डायरी रखते हैं, उसमें हवा कितने की डलाई, आज पेट्रोल कितने का डलाया, आज साफ सफाई कितने की करी, कोई फिल्टर खराब हो गया, कोई पंचर हो गया, तो वो खर्चा इंस्टेंटली करते हैं। मालिकों से थोड़ी पूछते हैं कि भैया साहब पंचर हो गया, लगवा लें क्या मालिक, ऐसे थोड़ी बात करते हैं। तो मैंने कहा वो डेटा या वो डायरी जिसमें डे टू डे बेसिस के एक्सपेंसेस लगे, ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर या कंडक्टर जो है वो उनको नोट करे जिस शीट के ऊपर, उस शीट का नाम क्या होगा? डेली लॉग। डेली का मतलब डेली डिटेल, आज कितना किलोमीटर चले, आज कितना खर्चा हुआ, आज कितनी टिकटें कटी, आज हमारा पंचर हुआ कि नहीं, आज हमको कोई फिल्टर आप आज हमने डीजल कितना डलाया, टोल टैक्स आज कितना लग गया, उस सारी जानकारी को क्या बोलते हैं अपन? डेली लॉग शीट। तो लिखिएगा इसके अंदर, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, in case of transport industry, a book is maintained by every vehicle driver or staff for recording हेलो, पहुंच गए वहां पे डेयरी पे? रूम नंबर 1 में चले जाओ आप। हाँ, 9 बजे से स्टार्ट होगा। ऑफिस में अभी नहीं जाना, कोई भी नहीं है, रूम नंबर 1 पे चले जाओ आप। इंटर के बच्चे मिलेंगे आप वहां पे। गुड, ठीक है। एवरी स्टाफ फॉर रिकॉर्डिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, फॉर रिकॉर्डिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। तो एक बुक बनाई जाती है, उस बुक का नाम क्या होता है? डेली लॉग शीट। डी पॉइंट लिखना भाई। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सिंपल कॉस्ट यूनिट, और या एंड लिखना और की बजाय, एंड कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, एंड कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। एक मिनट भाई, एंड कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। लो जी, आज का लास्ट पॉइंट है ये। इसमें पहला लिखेंगे सिंपल कॉस्ट यूनिट किसको बोलेंगे हम? ओनली वन फैक्टर is considered while computing cost, that is per kilo, per ton, etc. और दूसरा लिखेंगे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। इसमें लिखेंगे व्हेन टू फैक्टर्स आर कंसिडर्ड while computing cost, example
पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, रूम डेज एटसेट्रा। लो जी यहीं तक लिखो बस आज। लिखा सबने? हाँ जी ऑनलाइन वालों, यस सर। कोई सो के तो नहीं पढ़ रहा है घर पे ऐसे, मतलब सर सर ठीक पढ़ा रहे हैं जैसे, मतलब ऐसा सुपरवाइजर टाइप कोई हो? नितेश ने लिख लिया है। हाँ भाई जवानों, मैंने कल ही बताया था तुमको टेबल पे बैठ के पढ़ना ऑनलाइन वालों को, ठीक है ना, सो के नहीं पढ़ना है। अच्छा ऑनलाइन वालों में से ईमानदारी से बताना कौन कौन नहा के बैठा है घर पे सही तरीके से। झूठ बोलोगे तो उसकी कसम है, देख लो नहा के कौन कौन बैठा है तरीके से। आर्यन बैठा है एक तो, ओके ये तो स्मार्ट लड़का है, तेरे को तो नहा के वैसे ही बैठना चाहिए। ओहो अदिति पंचाल ऐसे ही बैठ गई हैं। हर्ष नहा के बैठा है। नितेश किसकी है समझा नहीं तू, मतलब मिसिका नहा के बैठी है। संजय भी, जिसकी वो नहीं उसका क्या। अरे भाई उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे आज हम आपके लिए। सर मैं, हाँ सारे नहा के सुबह बैठना भाई, क्योंकि अपने को थोड़ी लंबी यात्रा करनी है बच्चों, है ना। तो कहीं आंखें मसलते हुए सो के पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं, बिल्कुल टेबल के ऊपर बैठना आप लोगों को, तो प्रोडक्टिविटी आएगी। अदरवाइज जैसे अपने को कल की देखी रील आज याद नहीं रहती ना, वैसा ही कल की क्लास आज याद नहीं रहेगी, कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। आइए बच्चों लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर आगे की क्लास कल करेंगे। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था? टोटल कॉस्ट। हर चैप्टर में ऑब्जेक्टिव लिखवाऊंगा मैं आपको, सब चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए आपको। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टोटल कॉस्ट। किस चीज की टोटल कॉस्ट? सर्विस की। फिर हमने कहा सर यहाँ कितने प्रकार की सर्विस पढ़ेंगे? यहाँ टोटल 8 टाइप की सर्विस यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। फिर हमने कहा कुछ बेसिक पॉइंट थे। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब टाइम वाली, वेरिएबल का मतलब है पर किलोमीटर या एक्चुअल रनिंग, है ना। और डेप्रिसिएशन के 2 केस थे, टाइम में अगर दे रखी है लाइफ तो फिक्स्ड होगा, किलोमीटर में लाइफ दे रखी है तो वेरिएबल होगा। डेली लॉग शीट का मतलब रोजाना के खर्चों का हिसाब किताब ड्राइवर देगा, जिस कागज पे देगा उस कागज का नाम है डेली लॉग शीट। फिर हमने लिखा सिंपल कॉस्ट यूनिट और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होता है। तो हमने कहा देखो अभी अभी आपको मैंने कुछ बातें लिखाई थी ट्रांसपोर्ट में, बस वाले 2 चीज देखते हैं, पैसेंजर भी और किलोमीटर भी, तो इसको बोलते हैं 2 फैक्टर, एक पैसेंजर भी देखा किलोमीटर भी देखा, तो इसको बोलेंगे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। टैक्सी वाले सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, बुकिंग किलोमीटर, उनको मतलब ही नहीं होता कि 2 सवारियां हैं कि 3 है। अगर गाड़ी 5 की है तो चाहे 5 आदमी जाओ उसमें, चाहे 3 जाओ चाहे 2 जाओ, वो 1 किलोमीटर का फिक्स लेंगे। इसका मतलब है ये सिंगल कॉस्ट या सिंपल कॉस्ट यूनिट पे काम करेंगे, है ना। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले वजन भी देखेंगे, किलोमीटर मतलब ये 2 फैक्टर देखेंगे, तो हम बोलेंगे ये कॉस्ट यूनिट है वो है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है ना। एरोप्लेन वाले पैसेंजर भी देखेंगे, डिस्टेंस भी देखेंगे, है ना। तो हमने कहा भैया ये भी कंपोजिट। होटल वाले 2 चीज देखेंगे, रूम भी देखेंगे डेज भी देखेंगे, कंपोजिट। हॉस्पिटल वाले भी 2 चीज देखेंगे, बेड और डेज। पावर वाले कुछ नहीं देखेंगे, पावर वाले सिर्फ एक देखेंगे, किलोवाट आवर्स, है ना। उसके बाद स्कूल बस वाले पर स्टूडेंट भी चेक करेंगे, पर मंथ भी कंपोजिट हो गया है। सिनेमा वाले पर पर्सन भी देखेंगे, पर शो भी देखेंगे। स्कूल पिकनिक वाले एक सिंपल कॉस्ट यूनिट, एक बच्चा देखेंगे। टोल टैक्स वाले भी एक सिंपल कॉस्ट यूनिट देखेंगे। तो कंपोजिट का मतलब है जब 2 फैक्टर साथ में हो, सिंपल का मतलब है जब एक ही फैक्टर साथ में हो, ठीक है। कल से अपन एक एक करके इन क्वेश्चन आंसर के बारे में लिखेंगे कि बस वाले किराया कैसे निकालेंगे, फिर टैक्सी वाले, फिर ट्रक वाले, फिर हवाई जहाज वाले अपना किराया, तो एक एक एग्जाम्पल चलेंगे। टोटल 8 तरह के एग्जाम्पल अपने को यहाँ पे करने हैं। उसके बाद अपन मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे।
ठीक है। अच्छा जनाब, यहां तक आपको लिख लेना है। लगभग हर चैप्टर में 12 से 15 पॉइंट लिखवाऊंगा। जैसे इसमें 4 पॉइंट हो गए हैं, चौथा चल रहा है, इसमें 5-6 पॉइंट और लिखेंगे अपन। हर चैप्टर में 15-16 पॉइंट लिखेंगे। उसका प्रॉपर नोट बना लेना कॉपी में। एक रफ कॉपी मत लगाना कोई भी, डायरेक्ट सबको फेयर कॉपी लगानी है सारे सब्जेक्ट की। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे एक बार रफ में, फिर घर पे जाके उसको वापस कर रहे हो। 2-2 बार काम होगा नहीं तुमसे। अभी तो 15-10 दिन कर पाओगे, उसके बाद नहीं होगा ये काम। इसलिए अब एक ही कॉपी लगानी है, डायरेक्ट उसी में लिखना है। और 2 कलर के पेन रखा करो यहाँ पे, या तो एक पेंसिल रखा करो साथ में, या एक दूसरे कलर का पेन रखा करो, ताकि हेडिंग वगैरह है वो दूसरे कलर से लिखो और जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग कलर से लिखो, तो थोड़े नोट्स आपके अच्छे बन जाएंगे। लैपटॉप का जुगाड़ सब कर लेना, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, विंडो 10 से कम नहीं होना चाहिए उसमें। लैपटॉप या पीसी का जुगाड़ सब कर ले, क्योंकि समय है वो सारा का सारा ऑनलाइन ही आने वाला है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा लैपटॉप भी सीखना पड़ेगा। और एक सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर, जिसमें आप अपना डेटा को मैनेज कर सकते हो। विंडो 10 के, और कोई भी एप्पल का मत खरीदना, विंडोज का ही खरीदना है, ठीक है। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज करता हूँ ना, ये सॉफ्टवेयर जिसमें पढ़ा रहा हूँ मैं, ये आप भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए 5 GB स्टोरेज फ्री रहता है। हम तो पेड वर्जन वाला लेते हैं, क्योंकि सारी फैकल्टी पढ़ाती है, तो 5 GB में काम चलता नहीं। ये एक सॉफ्टवेयर हर लैपटॉप में होता है, तो ये सॉफ्टवेयर को भी यूज करना सीखो। जैसे जो मैं नोट्स लिख रहा हूँ ना, ये आपको बैकअप में PDF में मिलेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। कल वाली क्लासेस मिल गई होंगी शायद, ध्रुव जयपुर नाम की ऐप है अपनी, उसमें माई कोर्स सेक्शन में जाके देखोगे तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये सारी की सारी आपको वहां पे मिलेंगी। उसके अलावा एक ये सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल पे भी एक्सेस होगा और आपके लैपटॉप से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी नोट्स रहेंगे ना, आपके जितने भी नोट्स हैं, वो सारे नोट्स आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में सिस्टमेटिक तरीके से 1 क्लिक पे रख सकते हो। और 5 GB स्टोरेज में फ्री रहता है, तो आपका तो 5 GB में सारा काम हो जाएगा। डन। तो जब भी आपके पास में लैपटॉप हो तो एक दिन मैं इस सॉफ्टवेयर को भी समझाऊंगा। एक ये सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर और भी है। ये 2 सॉफ्टवेयर आपको थोड़े समझने हैं, तो आपको थोड़ा नोट्स वाला काम है ना, वो आपका हल्का हो जाएगा। और डेटा सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे अभी आप स्क्रीनशॉट लेते हो, वो 5-7 लेते हो तो वो तो याद रहता है कि हाँ उस समय लिए है। फिर आप इतने स्क्रीनशॉट ले लेते हो कि आपको याद नहीं रहता कौन सा यूज करना है। तो वो समस्या का समाधान है ये सॉफ्टवेयर। इसके अंदर बिल्कुल ऐसे कॉलम बन जाते हैं, कौन कौन सा नाम है, कौन कौन सा DT ऐसे करके कॉलम, फिर उसके अंदर सब कॉलम बन जाते हैं, 1 2 3 4 पेज। कोस्ट के अंदर एक ही आ गया, ऐसे करके और पेज बन जाते हैं। तो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से डेटा इसके अंदर रहता है। तो ये सॉफ्टवेयर भी आपको धीरे धीरे करके सीखने हैं, ठीक है। सर रिजल्ट कब तक आएगा? 31 से पहले हमारा अनुमान है आ जाना चाहिए रिजल्ट फाउंडेशन का, ठीक है। ओल्ड कोर्स में सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें 31 से पहले। जो बच्चे BCom पास आउट हैं वो तो 31 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं जरा आपसे। फर्स्ट पेज दिखाइएगा। क्या दिखाऊं? फर्स्ट पॉइंट दिखाऊं? नहीं सर, फर्स्ट पेज हाँ फर्स्ट मुझे पेज चेक ये करना है लीजिए। थोड़ा। ओके जी, बाय बाय, कल मिलते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट क्लास है 2-4 मिनट में आपकी।